अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में इस समय किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन, सरसों की फसल का कीटों और रोगों से कैसे करें नियंत्रण, जंगली गेंदा की फसल से तेल निकालकर किसान कमा रहे हैं अच्छा लाभ, हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने समय से गेहूं की बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय 25 से 35 दिन की अवस्था पर होगी। और आगे भी इस फसल की अच्छी बढ़वार होती रहे, उसके लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कैथल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर महावीर सिंह और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिलबाग सिंह। देश को 2 वक्त की रोटी देने में उत्तर भारत की हमेशा से अहम भूमिका रही है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता दिन रात और ठिठुरती ठंड में गेहूं के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। गेहूं हमारी रबी की मुख्य फसल है। इसके लिए कम तापमान की अति आवश्यकता है। इसके अभी हमारी जो गेहूं है वो फुटाव की स्टेज के ऊपर है। इसमें जितना भी तापमान कम होगा, घोग पड़ेगी, धुंध पड़ेगी, तो इससे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये काफ़ी होगी। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतने ज़्यादा हमारे पैदावार मिलेगी। इससे हमारी अच्छी पैदावार और बीमारी एवं कीट से रहित पैदावार की संभावना है। और ये हम यही चाहेंगे कि मौसम हमारे फरवरी के अंत तक ठंडा ज़्यादा बरकरार रहे। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। दिन के समय धूप खिलेगी और रात्रि के समय तापमान में गिरावट देखे जाने की संभावना है। इस समय अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलेगा। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो अंधाधुंध ये खाद, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे है ना ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो बीमारियों को, कीटों को आमंत्रित कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है। अभी हर खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। सभी किसान भाई अपने संबंधित कृषि विकास अधिकारी से मिलकर अपने मिट्टी के नमूने दें और अपना सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करें, जिसमें उसके अंदर प्रतिकूल ये लिखा मिलेगा, दर्शाया जाए कि आप कौन सी फसल इसमें लगा सकते हैं और उस फसल में कितना खाद डालें। उससे ज़्यादा डालने का सिर्फ मिट्टी में नुकसान है, पौधे को नुकसान है और वातावरण का भी नुकसान है। तो किसान भाइयों से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जो भी कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारी कृषि की हेल्पलाइन है, उनसे संपर्क करके ही आप उचित मात्रा में खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग करें, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हमारी फसल भी सुरक्षित रहे तथा मिट्टी का उपजाऊपन बरकरार रहे। नाइट्रोजन की कुल संस्तुत मात्रा का आधा भाग बुआई के समय कुओं में तथा शेष बची मात्रा को पुनः 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग प्रथम सिंचाई गुड़ाई के बाद और दूसरा भाग बाली निकलने से पूर्व की अवस्था पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में देने की संस्तुत की गई है।
आज के दिन हमारे किसान भाई तुरंत लाभ की तरफ बढ़ते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें कोई समस्या नहीं, कुछ पैदावार कम होती है, लेकिन उसके जो मार्केट प्राइस है, उसका जो रेट मिलता है वो उससे ज़्यादा मिलता है। तो आप आज के दिन आप ये देखिएगा, हमारे यहाँ कैथल के अंदर ही देखिएगा कितना मध्य प्रदेश का गेहूँ आता है और उसका रेट कितना डिफरेंस है। तो इस प्रकार से अगर कोई किसान भाई मतलब इसके लिए आगे आता है, वो करता है, तो विभाग उसके सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर है। और किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा दे। इसके अंदर आपका स्वास्थ्य है, बीमारियां इन क्या मिट्टी का है, चाहे पौधे का है, चाहे वो इंसान का है, वातावरण है, वो बड़ा सुरक्षित रहेगा। और हम इसके लिए सरकार भी अभी शायद निकट भविष्य में जल्दी ही ऑर्गेनिक खेती के लिए जो सरकार पॉलिसी बना रही है, वो शायद इस वित्त वर्ष के अंत तक ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार द्वारा जो नई हमारी जो खेती नीति है वो भी आने वाली है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा गेहूं की बिजाई के बाद फसलों में होने वाली पीला रतवा व अन्य बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। आपने जो खरपतवार की बात करें हम, तो खरपतवार के लिए एक तो हमारे पास होती हैं संकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाले, दो तरह के होते हैं खरपतवार। तो उसमें आपने जो दवाइयाँ डालनी हैं, जैसे क्लोडिनाफॉप है, पेनिक्सोडान है, फिनोक्साप्रॉप है, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि संकरी पत्ती के लिए हैं। इसी तरह से चौड़ी पत्ती के लिए कार्फेंट्राजोन है, 2,4-D है, आइसोप्रोटेरोन है, सल्फा सल्फ्यूरोन है, टोटल है, एटलांटिस है और एकार्ड प्लस है। और जो पछेती बिजाई के लिए अभी आपने प्री एमरजेंस कोई दवाई इस्तेमाल करनी है तो वो पेंडिमिथिलिन है, जो संकरी व चौड़ी पत्ती वाले वीड्स के लिए, खरपतवार के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि आपके खेतों में वीड से भी उतना ही नुकसान हो जाता है जितना कि बीमारियों से नुकसान होता है। इसके अलावा हमें इरिगेशन का ध्यान रखना है कि जो पानी हम लगाते हैं 21 दिन के बाद, 45, 65 या 85 दिन के बाद, इसमें हमें अपने खेत के हिसाब से और बारिश के हिसाब से पानी को हमें उपयुक्त समय पर लगाना है और फालतू में पानी नहीं लगाना। ज़्यादा पानी लगाने से एक तो आपका को खाद आपने नाइट्रोजन की दिया वो नीचे लीच कर जाती है, दूसरा ये है कि बीमारियां बढ़ती हैं। इस मौसम में प्रदेश में 118 लाख टन गेहूं उत्पादन लक्ष्य है, जबकि वर्ष 2015 में करीब 102 लाख टन गेहूं उत्पादन हुआ था। कृषि अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में अब तक अनुदान पर किसानों को 5.31 लाख क्विंटल बीज वितरित किया गया है। जो किसान सरसों की फसल की समय से बुआई कर चुके हैं, उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही होंगी और इस अवस्था पर फसल में कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में मिलता है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। तो किसान भाई अपनी फसल को इन कीट और रोगों से कैसे बचाएं, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर अरविंदर कौर। किसान भाइयों, सरसों जो है वो एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसका मुख्य उपयोग तेल के रूप में हम तेल के लिए करते हैं और इसके अलावा इसकी जो खली होती है वो भी काम में आती है। किसान भाइयों, सरसों में जो रोग लगते हैं उसमें एक प्रमुख रोग है, वो है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू रोग जो पौधा जब हमारा छोटा होता है उसमें क्या होता है, इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर हम पौधे की पत्तियों को निचली सतह से देखें तो निचली सतह पर हमें स्लेटी रंग के जो होती है फंगस की ग्रोथ जो है हमें दिखाई देती है। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर यही जो उनकी वृद्धि है ये इस पीलापन लिए हुए पत्ती पर हमें दिखाई देती है। और किसान भाइयों, खेत में अगर आप सुबह के समय जाएं तो ये रोग बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। किसान भाइयों, सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाला दूसरा प्रमुख रोग है सफेद रतुआ रोग, जिसके कारण फसल को अत्यधिक नुकसान होता है। इसलिए इस रोग के कारण, लक्षण एवं नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं।
सफेद रतुआ या सफेद कीट रोग, जिसको हम लोग व्हाइट रस्ट भी बोलते हैं। ये रोग जो है ये फफूंद के द्वारा होता है। इसके कारण किसान भाइयों, जब हमारी फसल बढ़ती है तो पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अगर पत्ती की निचली सतह देखें तो उसमें सफेद रंग के उभरे हुए धब्बे जैसे होते हैं। अगर आप उसको हल्का सा पत्ती को हिलाएं, अगर वो जो हमारा धब्बा है वो मैच्योर हो गया होगा तो उसमें सफेद रंग का पाउडर सा निकलता है, जो वास्तव में रोग के बीजाणु हैं। और यही रोग जब हमारे पौधे में फूल और फलियां बनती है उस वक्त भी ये रोग आता है, जिसके कारण जो हमारा पुष्प क्रम है किसान भाइयों सरसों का, वो जलेबी के आकार का मुड़ जाता है। तना है वो मासल हो जाता है और उसमें फलियां भी बहुत कम बनती हैं और दाने भी बहुत कम बनते हैं। डाउनी मिल्ड्यू रोग तथा सफेद रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट करें। उसके बाद रासायनिक नियंत्रण हेतु आप मेटालेक्जिल और मैंकोजेब दवा को मिलाकर 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा इसी घोल का छिड़काव 10 दिन बाद दोहरा दें, जिससे कि इन दोनों रोगों का नियंत्रण हो सके। इसके अलावा एक और प्रमुख रोग किसान भाइयों आता है, जो आजकल काफ़ी क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, वो है तना गलन रोग। इस रोग में किसान भाइयों जो तना है वो पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाता है और अगर हम वहाँ से छुएं तो वो गल जाता है, या कई बार सिंचाई करते वक्त या तेज़ हवा चलते वक्त ये तना जो है वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण सही फसल में दाने नहीं बन पाते, दानों का फलियों में भराव नहीं होता और अगर दाने बनते भी हैं तो आकार में छोटे और सिकड़े हुए होते हैं। तो किसान भाइयों इन बीमारियों के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हमें इन बीमारियों से अपनी फसल को बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करता रहें। किसान भाइयों, तना गलन रोग के नियंत्रण हेतु सबसे पहले आप रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर खेत से बाहर कर नष्ट कर दें तथा फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण हेतु आप कार्बनडाजिम नामक दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा इसी मात्रा के घोल को 10 दिन के बाद दोबारा से फसल पर दोहरा दें, जिससे कि इस रोग का नियंत्रण हो सके। बीमारियों के अलावा एक और प्रमुख कीट है माहू। माहू से तो हम सब किसान भाई परिचित होंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप सबसे पहले मेड़ों के किनारे लगे पौधों पर ही होता है, जिन्हें आप आसानी से फसल पर देख सकते हैं और ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट भी कर सकते हैं। अगर फिर भी फसल पर माहू कीट का प्रकोप दिखाई दे तो आप जैविक नियंत्रण के लिए सबसे पहले नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि माहू कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो कीट के लिए किसान भाइयों अगर कीटनाशक का आपको प्रयोग करना है तो आप इमिडाक्लोरोपिड करके दवा आती है बाजार में 17.8 SL, इसको किसान भाइयों आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा रहेगी 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिला के आपको क्या करना है, इसका छिड़काव करना है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
औषधीय एवं सगंधीय पौधों की खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत सारे किसान इनकी खेती को अपना रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान लोभी राम ने लेवेंडर और जंगली गेंदा की फसलें लगाई थी। तो वो फसलों की कटाई के बाद उपज से तेल निकालते समय कौन कौन सी सावधानियों को अपनाते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। देवभूमि के नाम से पुकारी जाने वाले हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में बहुत से औषधीय पौधे एवं सगंधीय पौधे पाए जाते हैं और जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। इन औषधीय एवं सगंधीय पौधों की खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान इनकी खेती को अपना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान लोभी राम कई वर्षों से इनकी खेती कर रहे हैं और वो इनसे काफी मुनाफा भी कमाते हैं। उन्होंने अपने खेतों में लैवेंडर और जंगली गेंदे की फसलें लगाई थी और वो अब अपनी फसलों की कटाई कर चुके हैं और इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, जैसे हमारा हर्बल एरोमेटिक प्लांट सीए मुश्क वाला है, इसका ऑयल हम बेचते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखा है, तो इसका ऑयल हम बेचते हैं, काफ़ी महंगा बिकता है, 30 से 40 हज़ार तक जाता है और हमें काफ़ी इनकम होती है। बाकी फसलों से ये काफ़ी अच्छी फसलें हैं। इसके बाद जो जंगली गेंदा है, इसकी खेती जो है 1 बीघा में 10-15 क्विंटल हो जाता है और हमें काफ़ी लाखों का फायदा हो जाता है इसका। ये इसका सीड है, एक सीड भी 4-5 हज़ार रुपये में 1 किलो बिक जाता है और इसका भी हम काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। साथ ही में यही हमारा एक लेवेंडर है, लेवेंडर ऑयल है, ये भी सुगंध पौधा है। इससे इसके ये फूल, ड्राई फूल भी बिक जाते हैं और इसका ऑयल भी बिक जाता है, जो इसके परफ्यूम बनते हैं, साबुन में पड़ता है, धूप बनता है, अगरबत्ती बनती है, काफ़ी आइटमें बनती है। हाँ, ये तीसरी चौथी हमारी ये कुठ है। ये कुठ एक औषधीय जड़ है जिसकी काफ़ी पूरे भारतवर्ष में इसकी डिमांड रहती है। डाबर कंपनी जैसे काफ़ी इसके दवाइयाँ बनाते हैं और काफ़ी महंगा बिकता है। इसका ऑयल भी निकलता है, जबकि ऑयल 70-80 हज़ार रुपये किलो का रेट इसका रहता है और इसका सूखा मटीरियल भी दवाइयों के लिए यूज होता है। ये जो हमारी 3-4-5 फसलें हैं तो ये तो जोरों पर हो रही हैं, बाकी भी हम और भी कर रहे हैं। फसलों की कटाई के बाद उपज से तेल निकालने के लिए उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखा है। इस प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके प्लांट पर पालमपुर IHBT से आए हुए निरीक्षक विकास कुमार ने, ये ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट है। इसमें जो ये 2.5 क्विंटल की कैपेसिटी का यूनिट है। इसमें जो है वो कोई भी प्लांट डाल सकते हैं आप, जैसे कुठ हो गया, टेजिटस हो गया, लेवेंडर हो गया, तो इसके बीच में हम उसको डाल देते हैं। और जैसे कि मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, एकदम से आप उसको डिस्टिल कर सकते हैं। जैसे कि लेवेंडर है, लेवेंडर को 1 या 2 दिन में उसको आप डिस्टिल कर सकते हो, तो उसको रख सकते हैं। अगर समय लंबा है, अगर आपको लगता है कि एक 15 दिन के बाद या महीने के बाद इसको डिस्टिल करना है उस फसल को, या दूर ले जाना है, तो उसको पहले ऐसा करना है, छाया में सुखा के रख लेना है। उसको फिर छाया में सुखाने के बाद, अच्छी तरह सुखाने के बाद, उसको बाद में जब भी आप डिस्टिल करना चाहो तो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे कुठ हो गई, कुठ को जैसे कुठ को उखाड़ के सुखाना है, छाया में सुखा के उसको क्रश करना है, क्रश करके डालना है, यूनिट में जो है क्रश करके डालना है। जो उसके अंदर जो उस ऑयल की ऑब्जर्वेशन होगी वो मतलब उसके अंदर ठीक बॉयल होके निकल जाएगी। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। नीचे इसको कैलेंडरिया बोलते हैं, टैंक जैसा होता है, उसमें पानी भरा रहता है। यहाँ उसके ऊपर जाली होती है, एक जाली के ऊपर जो है उसको मटेरियल को डाल दिया जाता है। पानी जो होता है वो जाली के नीचे होता है। इसका ढक्कन जो है अच्छी तरह से साइडों से बंद करके, अच्छी तरह से इसमें जरा भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम पानी डालने के बाद, मटेरियल डालने के बाद, पूरा बंद करने के बाद इसमें फायर करते हैं। ये भट्टी है, ये जैसे 2-3 प्रकार से आप इसको इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हो, डीजल से कर सकते हैं आप इसको, जैसे बॉयलर द्वारा भी इसको हीट कर सकते हैं आप। ये लकड़ी की भट्टी है, इसमें नीचे आग जला देते हैं। जो इसमें पानी भरा होता है, कैलेंडरिया बोलते हैं, जिसमें पानी भरा रहता है, उस पानी को गर्म किया जाता है। तो जब 80 से ऊपर या 90 डिग्री या 100 डिग्री हो जाता है तो इसमें भाप बनने शुरू हो जाती है। वो भाप जो है इस लाइन से होके
इस कंडेंसर में आ जाती है। मतलब जब ये यहाँ पे फ्लो आने शुरू हो गया, फर्स्ट ड्रॉप शुरू हो गया आने, तो इस टेम्परेचर को 40 या 50 इस कैपेसिटी के हिसाब से इस फ्लो रेट को सेट कर देते हैं। 40 लीटर 1 घंटे में आना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी जो है गर्म हो जाएगा, इसके साथ भी ऑयल उड़ जाएगा और लॉस हो जाएगा। इसलिए इसके फ्लो रेट को सेट रखना पड़ता है। इसका टेम्परेचर जो है वो 20 या 30 डिग्री ही होना चाहिए जो डिस्टिलेट आता है उसका। अगर ज़्यादा होगा तो ऑयल उड़ जाएगा। ये कंडेंसर जो है इस भाप को ठंडा कर देता है और उस भाप को पानी में बदल देता है, और जो पानी यहाँ पे निकल रहा है, ये जो डिस्टिलेट है, जो ये भाप का पानी है, इसमें जो है ऑयल और ये पानी जो मिक्स होता है, तो ये इसमें जाके सेपरेट हो जाता है। ऑयल और पानी इकट्ठा है इसमें, और ये यहाँ पे आके सेपरेट हो जाता है। तो ये जैसे ऑयल जो होता है वो हल्का होता है और पानी भारी होता है। पानी जो ऑयल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। इसमें 2 लेयर बन जाती हैं, एक नीचे वाली पानी की और ऊपर वाली ऑयल की। फिर क्या करते हैं, जब हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है, अलग अलग टाइम, हर क्रॉप के लिए अलग टाइम है। जैसे टेस्टर चलाते हैं तो वो 2.5 घंटे चलाते हैं उसको, और जैसे कुट है, कुट का 24 से 30 घंटे है, और ये मुस्क वाला है, इसका 10 घंटे का प्रोसेस है हमारी। उसके बाद जब हमारा 10 घंटे पूरे हो जाएंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑयल आना बंद हो गया। इसका भी एक मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रोसेस पूरी हो गई है। हमने इसमें से फाइनल प्रोडक्ट ऑयल जो है वो इकट्ठा करना है, तो इसके लिए हमने ये वाल्व बंद कर दिया, फ्लो ऊपर आने शुरू हो गया। मेरे ऊपर उठ रहा है ऑयल और पानी। अब जैसे ये ऊपर का ऑयल निकल गया, कैमरे में दिखा रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमारी पूरी तेल निकालने की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। आगे कुछ और रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। यहाँ पर हम अमरूद के बाग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि तुड़ाई का अभी मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो तुड़ाई के समय किसान भाइयों आजकल बाज़ार में मांग थोड़ी सी बदल गई है। हमने पहले देखा था कि जो अमरूद होते थे वो बिल्कुल बिना डंठल के आते थे। आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में और राष्ट्रीय बाज़ारों में और मंडियों में मांग जो आती है उसमें अमरूद के साथ 2 पत्ती अगर लगी हुई होती है तो उसे अपन अच्छा मानते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये अगर आप इस अमरूद को अगर आप यूँ तोड़ेंगे तो इसमें कोई डंठल नहीं आया, इसके कारण इसकी बाज़ार में जो कीमत है वो अच्छी नहीं आएगी, और इसमें देखने में पता भी नहीं लगेगा कि ये कितना बड़ा है, कितना पुराना है। अगर एक सिकेटर की सहायता से अगर अपन इसको तोड़ें तो इसमें आजकल ये चलन है कि इसके ऊपर की ये 2 पत्ती अगर रहती है तो इससे बाज़ार में इस पर ध्यान जाता है कि ये जो फल है ये फ्रेश है
और ताज़ा है, तो इससे इसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है और हमें जो इसकी कीमत मिलती है मंडी में, बाज़ार में, वो आम फल से थोड़ी सी अधिक मिलती है। किसान भाई अपन अपने उत्पाद को सीधे मंडी में भी बेच सकते हैं, और अगर अपन अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो उसमें मूल्य संवर्धन करके उसके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर अगर हम बेचते हैं तो हमें बाज़ार में अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम फसल बेचते हैं तो सभी बगीचों में एक साथ फलन होता है, बाज़ार में माल एक साथ आता है, मंडी में माल एक साथ आता है, उसके कारण हमें उपज की जो हमें मूल्य है वो कम मिलता है। अगर हम इस उपज को उसका मूल्य संवर्धन करके, उसमें वैल्यू एडिशन करके, उसका रूप बदल कर स्टोर कर लें और वक्त उसके मांग आने पर उसको बेचें, तो हम हमारे बाग के जो उपज हमको प्राप्त हुई है उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं के लिए कम खर्च में बटरफ्लाई चारे की खेती। सेब के बागों में इस समय किए जाने वाले आवश्यक कार्य। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaatahr.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।